बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर 2020 बुध का दिन है और बैक्टीरिया का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है किंगडम मोनेरा में। ठीक है जी। आज जो हमने इसमें चीज़ स्टडी करनी है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन केस ऑफ बैक्टीरिया। कंप्लीट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने इसके कंपोनेंट ज़रा रिकॉल करें अपने माइंड में कि इसके सेल में है क्या। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड, जिसको कि न्यूक्लियर मटेरियल का भी नाम दिया जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसकी कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल, डेलिकेट, और अगर इसको किसी किस्म का भी कोई डैमेज हो जाए तो इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। और इसमें ये कि ये सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म है उसको इसने सराउंड किया हुआ होता है और प्रेजेंट कहाँ पे है, अंडरनीथ द सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। और ये इसकी जो कंपोजिशन है थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, कि इसमें कुछ स्टीरोल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल जैसे कुछ और कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, sugar, electrons and other metabolites which enter inside the cell or come out the cell from the cell। या सेल के अंदर जा रहे हैं या सेल से बाहर आ रहे हैं, दोनों चीज़ों को ये कंट्रोल करती है, चेक रखती है कि किसको अंदर जाना चाहिए, किसको नहीं, किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर जाने नहीं देना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की, इसमें कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि इसके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। एज यू नो के सिंगल सेल्ड हैं, प्रॉपर ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स भी नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद नहीं है। रेस्पिरेशन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होनी है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो हैं वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो चीज़, एक बात ख़त्म हो गई, इसके जो कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरियल सेल के, उसमें सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक जो है वो क्लोज हुआ। दूसरा जो है इसमें नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सेल का, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है ऑल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेलिस भी होते हैं, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मौजूद होती है। और साइटोप्लाज्म जो है, अगर उसमें से सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दें तो जस्ट एक लिक्विड जो कि थिक जेली लाइक होता है, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसमें आपको पता है कि सेल बाउंड ऑर्गेनेलिस तो मौजूद नहीं होने, फिर इसमें होगा क्या, ये इसका जो लिक्विड है जो कि सॉल्यूशंस इसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स के मौजूद हैं, ये जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है और इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं। और इसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इस राइबोसोम्स हैं, मीजोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूक्लियोइड है जिसको न्यूक्लियर एरिया या न्यूक्लियर बॉडी का नाम भी दिया जाता है। ये सब चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर जो हैं वो मौजूद होती हैं। कोई प्रॉपर न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं है। प्रॉपर न्यूक्लियस की बजाय इसमें एक न्यूक्लियर एरिया है या क्रोमेटिन नेटवर्क है जिसको न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है और ये सेल के सेंटर में मौजूद होता है। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस इनमें सेल्स में नहीं है और ना ही कोई इसमें जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डीएनए की फॉर्म में बैक्टीरियल सेल में मौजूद है और जब स्टेन किया जाता है तो इस सेंटर में थोड़ा डार्क कलर में नज़र आता है। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये होता क्या है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, के डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जो कि अकेला है, सर्कुलर है और डीएनए का बना हुआ है। और ये जो है प्रेजेंट होता है, कंडेंस्ड होता है इन द सेंट्रल एरिया और इस एरिया को न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन बॉडी है दैट इज़ एक्चुअली एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट इज़ टाइटली फोल्डेड। टाइटली फोल्ड करने का क्या मकसद है कि इसको एक छोटे से एरिया के अंदर फिट करना, और इसीलिए बैक्टीरिया जो हैं दे हैव सिंगल क्रोमोसोम एंड दे आर हैप्लॉइड। अब आप देखें कि एक आपके पास बहुत लंबी सी वायर है, आप उसको जो है फोल्ड करके कॉइल उसकी बना के उसको रख देते हैं तो छोटे से एरिया में आ जाएगी। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है या डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो भी
टाइटली कॉइल होकर सर्कुलर सा छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियाइड। उसके बाद कुछ छोटी मोटी और इसमें चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड्स क्या हैं? ये भी डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं विच आर सर्कुलर इन नेचर, इन स्ट्रक्चर, और लेकिन ये क्रोमोसोम के अलावा हैं। क्रोमोसोम तो एक है ना डीएनए का बड़ा मॉलिक्यूल, इसके अलावा छोटे छोटे जो हैं सर्कुलर मॉलिक्यूल डीएनए के मौजूद होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट हैं, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि इन पे जो जीन्स हैं उनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल्स और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं वो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए जीन्स जो हैं इन पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द राइबोसोम्स विच आर द सिंगल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल इन द किंगडम मोनेरा, क्योंकि इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कोई नहीं है, सिर्फ ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये राइबोसोम्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये राइबोसोम्स जो हैं ये बने हुए किस चीज़ के हैं? आरएनए के और प्रोटीन के, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अंदर वाली साइड पर लूजली अटैच्ड होते हैं या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं। एंड दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स जो हैं एक हेल्दी ग्रोइंग सेल्स में मौजूद होते हैं, और दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। ये हमने पहले भी जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस देखा था उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स जो हैं इनका साइज़ जो है छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, और इनका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो भी 80s नहीं है, वो 70s है। नेक्स्ट वी कम टू द मीसोसोम्स। अब मीसोसोम्स जो हैं इसमें ये क्या हैं? दीज आर द ऑर्गेनेलिस, और ये कैसे बनते हैं? बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है साइटोप्लाज्म में, और ये जो ऑर्गेनेलिस बनते हैं दे आर नोन एज मीसोसोम्स। मीसोसोम्स जो हैं वो दे आर इन द मे बी, इनकी शेप जो है वो वेरिएबल हो सकती है, मे बी इन द शेप ऑफ वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स और फिंगर लाइक लमेला। और मीसोसोम्स जो हैं ये इनका ताल्लुक किस चीज़ से होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन के साथ ये रिलेटेड है, और कुछ जो हैं वो इंट्रासेलुलर मटेरियल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल एरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको कि सेल से बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो मीसोसोम्स जो उसमें हेल्प करते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो बन गए। एंजाइम्स जो हैं वो उन्होंने जब सेल से बाहर मूव करना है तो ये मीसोसोम्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, और क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो भी वहीं पर प्रेजेंट होते हैं, वहीं पर ये एंजाइम्स बनते हैं और वहीं पर ये रेस्पिरेशन का अपना रोल प्ले करते हैं। और मीसोसोम्स की सरफेस के ऊपर भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जी इसमें कुछ और ग्रेन्यूल्स जो हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये बैक्टीरिया जहाँ पे रहते हैं ना, इनका जो एरिया जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, कंपटीशन होता है न्यूट्रिशन के लिए। तो जब कहीं न्यूट्रिशन इनको अवेलेबल ना हो तो उस वक्त तो ये दे आर लैकिंग न्यूट्रिशन, लेकिन जब इनके पास बहुत ज़्यादा एबेंडेंटली न्यूट्रिएंट्स हो तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को साइटोप्लाज्म के अंदर सेफ भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स, सल्फ़र, फैट एंड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी सेल के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और इनको ग्रेन्यूल्स या और स्टोरेज बॉडी का नाम जो है वो दिया जाता है। अब इनके जो ये सेल्स जो हैं दे ऑल्सो contain some waste materials which are subsequently excreted out of the cell. For example, waste material में क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड in case of these bacteria. अच्छा जी, that's it about the structure of the बैक्टीरियल सेल। यहाँ तक बैक्टीरिया के जो सेल हैं उनका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी इसमें एक एडिशनल चीज़ें हैं, स्पोर्स एंड सिस्ट, के समटाइम्स जो हैं बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशंस में
स्पोर्स इसके बन जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। स्लीपिंग कंडीशन में जाने के लिए ये स्पोर्स में चेंज होते हैं। अब स्पोर्स जो हैं वो में भी सेल वॉल से बाहर बने, में भी सेल वॉल के अंदर बने, और अगर ये बाहर बनेंगे तो दे आर नोन एज एक्सोस्पोर्स, और अगर ये अंदर बनेंगे वेजिटेटिव सेल्स के तो दे आर नोन एज एंडोस्पोर्स। अब ये जो हैं दे आर डॉर्मेंट। डॉर्मेंट किसको कहते हैं कि अलाइव हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है, स्लीपिंग मोड में है, और जब कभी कहीं इनको सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा ये एक्टिव मोड पे आ जाएंगे और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। स्लीपिंग मोड पे क्यों है? टू पास ओवर द टाइम ड्यूरिंग द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। मौसम सूटेबल नहीं है, लाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, सूटेबल नहीं है। डेसिकेशन है, डेसिकेशन क्या? लैक ऑफ मॉइस्चर, खुश्की, खुश्क साली, पानी की कमी है। पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं है, एसिटिक है या बेसिक है, जो रिक्वायरमेंट है बैक्टीरियल सेल की उसके मुताबिक नहीं है। और तब तक ये कि जब तक सूटेबल कंडीशन बैक्टीरियल सेल्स को नहीं मिलती, स्पोर्स को नहीं मिलती, तब तक ये डॉर्मेंट फॉर्म में एंडो या एक्सोस्पोर्स की शक्ल में मौजूद रहते हैं। और जैसे ही इनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये जर्मिनेट करके नॉर्मल सेल्स की शेप में आ जाते हैं। इसके अलावा एक सिस्ट भी बनती है। सिस्ट क्या होती है? वो एक स्पोर की काइंड है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड डॉर्मेंट बॉडी है जो कि बैक्टीरियल सेल से बन जाती है, और ये रेजिस्टेंट जो है सिर्फ डेसिकेशन के लिए है कि मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में कम हो गया है तो सेल्स जो हैं वो ड्राई होकर डेड ना हो, उससे बचाने के लिए एक मोटी सी सिस्ट जो है, लेयर जो है उसके ऊपर बैक्टीरियल सेल के ऊपर बन जाती है। और कहाँ बनती है ये? इट डिवेलप ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द वेजिटेटिव सेल, कि वेजिटेटिव सेल जब बड़े हो चुके हैं और अपनी डिफ्रेंसिएशन की स्टेज पे आ चुकी हैं उस वक्त ये बनती हैं, और ये जर्मिनेट करती हैं जबकि इनको सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो मिलती हैं। उसके बाद वी कम टू द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन कि they cannot synthesize their food by themselves, they cannot make organic compounds from simple inorganic substances from the environment, तो सो दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अडॉप्ट कर सकते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट। अच्छा जी, अब ये कि इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? न्यूट्रिशन की इनको ज़रूरत होती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनकी बॉडी में चल रही होती हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। इन सब कामों के लिए जो है इनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेट्रोट्रॉफिक तो है, बट दैट इट मे बी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मे बी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक में क्या है कि ये एंजाइम्स जो हैं ये बॉडी में से रिलीज़ करेंगे, और ये एंजाइम्स जो हैं बाहर आके एक्स्ट्रा सेलुलर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ेंगे, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनको डाइजेस्ट फिर कर लेंगे ये बैक्टीरियल सेल्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नोन एज सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, जो कि ग्रो करते हैं, जो कि पलते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ये डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब ये कि जो जानवर मरते हैं वो भी मिट्टी में जाते हैं, जो पत्ते ऊपर से गिरते हैं, ब्रांचेस गिरती हैं, फ्रूट गिरते हैं, सीड्स गिरते हैं ट्रीज़ के, ये सब के सब मिट्टी के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये ग्राउंड के ऊपर जब आ जाते हैं तो ये एक थिक लेयर की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो थिक लेयर है, जब तक हम इस लेयर को पहचानते हैं कि ये लीफ था, ये ब्रांच थी, ये फ्रूट था, या ये कोई एनिमल था, द लेयर इज़ नोन एज लिटर। अब लिटर से नीचे एक और ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमस। इसको मिट्टी से अलग करना या अलग से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की शक्ल की ही नज़र आती है। और बहुत गौर से आप देखें तो आपको इसमें टूटे फूटे पत्ते,
के पार्टिकल्स या कोई ऐसे घास फूस की शक्ल नज़र आ सकती है, लेकिन देखने में, दूर से देखने में बिल्कुल ये मट्टी ही लगती है। और ये इस हालत में आई कैसे कि इसको पहचाना ही नहीं जा सकता कि क्या चीज़ इसमें से फ्रूट का पार्ट थी, क्या चीज़ इसमें से लीफ का पार्ट थी, या ब्रांच थी, या कोई एनिमल था। ये बैक्टीरिया और फंजाई मिल के इसको तोड़ते फोड़ते हैं और जो इसमें से न्यूट्रिशन मिलती है उनको उसको वो यूटिलाइज करते हैं एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और दूसरा जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज़ वेल नोन टू यू, कि एक जो बैक्टीरिया है वो अपनी फूड और शेल्टर के लिए किसी भी दूसरे इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। बैक्टीरिया इज़ नोन एज पैरासाइट, और दूसरा जो इंडिविजुअल है वो इसका होस्ट होता है। तो ये अपनी न्यूट्रिशन जो है वो सारी की सारी अपने होस्ट से ले लेता है। सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये कि कोई बैक्टीरिया मोस्टली जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक, सम ऑफ द बैक्टीरिया जो हैं दे मे बी parasitic, they may be photosynthetic, they may be autotrophic. Autotrophic mean they can make their food by themselves, या they can synthesize organic compound from सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इनकी फिर आगे से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं, ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं इनकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरे जो हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी फूड खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है उस फोटोसिंथेसिस से जो ग्रीन प्लांट्स में होती है, कि ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाउंड है, और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड आउट हुआ है, फैला हुआ है, और इसके मॉलिक्यूल अलग अलग जगह जगह मौजूद होते हैं। और इसकी नेचर भी क्लोरोफिल की वो नहीं होती जो कि ग्रीन प्लांट्स में होती है, ये डिफरेंट टाइप का क्लोरोफिल होता है। तो दूसरी बात क्या कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इनमें तो वाटर यूज़ नहीं होता, वाटर की बजाय इसमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में होता है ना, प्लांट्स में भी और बैक्टीरिया में भी। यहाँ पे वाटर की बजाय जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होगा। लाइट प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, वाटर बनेगा, और ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र, क्योंकि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, ये है जी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर होता है। तो जब वाटर ही नहीं है तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, बल्कि सल्फ़र जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग होते हैं, रिलीज़ होते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बल्कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फ़र और फेरस और आयरन से जो एनर्जी है उसको ट्रैप करके इसको यूज़ करते हैं, एंड उसको फिर वो सिंथेटिक रिएक्शन में यूटिलाइज़ करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस आपने देख लिया कि ये इनमें होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इसकी एग्जांपल जो हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वो हैं जी ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया। ये तीन टाइप्स जो हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की हैं। नाउ वी कम टू रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन जो है बैक्टीरिया में दो टाइप्स की है, तीन टाइप्स की है, बल्कि 4 टाइप्स की है। जो मेन दो कैटेगरीज हैं वो दो हैं, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक, और इसके अलावा दो और हैं जो कि थोड़ा कम बैक्टीरियल सेल्स में होती हैं, दे आर फैकल्टेटिव। और एक और जो है दैट इज़ नोन एज माइक्रो एरोफिलिक। एरोबिक आप समझ सकते हैं कि ये रेस्पायरेशन है, एरोबिक रेस्पायरेशन, इसमें ऑक्सीजन का मौजूद होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। और एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो ऑक्सीजन के बगैर ही इसमें जो है एनर्जी प्रोड्यूस होने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें के जिनको प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बैक्टीरिया जो हैं ना तो वो एरोबिक होते हैं ना ही वो एनारोबिक होते हैं, दे आर नोन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इससे मतलब क्या है कि इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो फ़र्क ऐसे नहीं पड़ता कि अगर ऑक्सीजन होती है तो ये यूज़ कर लेते हैं, फिर इनका मोड ऑफ रेस्पायरेशन जो है वो एरोबिक हो जाता है, और अगर इनको जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर इनका जो मोड ऑफ रेस्पायरेशन है वो एनारोबिक हो जाता है। सो
ये थर्ड टाइप हो गई बैक्टीरिया की, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद जो फोर्थ है दैट इज़ माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो मीन स्मॉल, एरो मीन एयर। अब इसमें ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो हैं ये एक बड़ी ही इसमें समझने वाली बात है कि ये ऑक्सीजन यूज़ तो करते हैं लेकिन बहुत ही इसकी लो कंसंट्रेशन इसको रिक्वायर्ड होती है, सो दे आर नोन एज माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। यहाँ पे चारों की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल में आ जाता है सीडोमोनास, एनएरोबिक की एग्जांपल में आ जाता है स्पाइरोकीट और इकोलाई में आ जाता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में कंपेलोबैक्टर, और जो है कंपेलोबैक्टर जो है दैट इज़ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम, और इकोलाई जो है दैट इज़ फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम। ठीक है जी, कि सीडोमोनास जो है वो एरोबिक है, स्पाइरोकीट जो है एनारोबिक है, इकोलाई जो है वो फैकल्टेटिव है, और कंपेलोबैक्टम जो है बैक्टर जो है दैट इज़ माइक्रो एरोफिलिक। ठीक है जी। अब उसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ग्रोथ से अमूमन क्या मुराद ली जाती है, उसकी कॉलोनी के साइज़ का बढ़ना, एक सेल का बढ़ना नहीं। एक सेल भी साइज़ में बढ़ता है लेकिन एक सेल कैसे बढ़ता है कि जब एक सेल दो में डिवाइड हुए तो वो अपने मदर सेल के साइज़ तक बड़ा होने तक जो है वो उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन कॉमनली बैक्टीरिया के लिए जो ग्रोथ का लफ्ज़ है उनकी कॉलोनी के साइज़ को बड़ा हो रही हो जब, तो कहा जाता है कि बैक्टीरिया बहुत ग्रो कर रहे हैं, कि इनका जो कॉलोनीज़ है वो बड़ी हो रही हैं। तो कॉलोनीज़ क्यों बड़ी होती हैं कि नंबर ज़्यादा होते हैं, तादाद बढ़ती है, और तादाद बढ़ती है इनकी रिप्रोडक्शन से। कॉमनली जो इनकी रिप्रोडक्शन है अंडरस्टूड बात है कि वो एसेक्सुअल है, और इसमें जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन से क्या मुराद होती है, ये है जी बाइनरी फिशन, कि एक सेल जो है पहले उसका वो जो है डिवाइडिंग फेज में नहीं, इसके इंटरनल कंटेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं और उसको तैयार करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन। और जो नेक्स्ट इसकी जो फेज़ आती है सेल डिवीजन की या बाइनरी फिशन की, उसमें इसका जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है स्टेप नंबर 3, इसमें बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर या न्यूक्लियाइड है वो दो हिस्सों में तकसीम होने के साथ साथ जो इसका साइटोप्लाज्म है वो अंदर की तरफ पिंच होने लग जाता है। साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है इसकी सेल वॉल भी अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती है, और ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते ये दरमियान में आपस में ये चीज़ें जो हैं वो यूनाइट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर एक सेल ऊपर मूव कर जाता है, एक सेल जो है वो नीचे मूव कर जाता है, और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं। अब इसकी जो ग्रोथ की फ़ेज़ है ये एक्चुअली कॉलोनी की ग्रोथ की फेज जो है वो फेज़ है। तो इसकी 4 फेजेस जो हैं ग्रोथ की वो हम डिस्कस करते हैं। एक जो है वो लेग फेज़ है, फिर लॉग फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है, डेथ एंड डिक्लाइन फेज़ है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो लेग फेज़ है उसमें क्या होता है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ या फेज़ ऑफ नो ग्रोथ, ग्रोथ कोई नहीं हो रही। बैक्टीरिया जो हैं खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द डिवीजन इन नेक्स्ट कमिंग टाइम। उसके बाद जी दूसरी इसमें आ जाती है फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल मीन एट मैक्सिमम, एट वेरी हाई रेट, कि इनको जो है फूड मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है, तो एक जो है 2 में, 2 जो है 4 में, 4 जो है 8 में डिवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद एक आ जाती है इसमें स्टेशनरी फेज। अच्छा जी, यहाँ पे हम ना ज़रा ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम किस चीज़ का बनाएंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ का विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास ये बैक्टीरिया की ग्रोथ चल रही है। यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड भी कर रहे हैं और एक जो है वो 2 में डिवाइड भी हो रहा है, लेकिन इनकी ग्रोथ अभी कोई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद को ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने इंटरनल कंटेंट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। जितने सेल शुरू में ही हैं उतने ही अब रहेंगे, इसमें ग्रोथ नहीं हुई। इसके बाद ये आ जाती है जी लेग